काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। बिल्कुल, क्योंकि जीवन में कभी आपको किसी चीज से अगर डर भी लगे तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि उस पर हमला करके, उसका सामना करके उसे खत्म कर दीजिए। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप अपना पहला कदम नहीं बढ़ाते। इसलिए कठिनाइयों से घबराएं नहीं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। भारत कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए अपने रणनीतिक तेल भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल निकालने की योजना बना रहा है। भारत सरकार दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बनाकर कच्चा तेल बाजार में लाने की योजना पर काम कर रही है। भारत ने तेल उत्पादकों देशों की तरफ से कीमतों में कमी लाने के लिए उत्पादन बढ़ाने से इनकार करने के बाद ये कदम उठाया है। इसके लिए अमेरिका ने भारत के अलावा चीन और जापान से भी मिलकर प्रयास करने का अनुरोध किया था। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों को जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों से पाई पाई वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज लौटाने में चूक करने वालों के खिलाफ मामला आगे बढ़ा रही है, चाहे वो भारत में हो या फिर देश के बाहर। वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे देश में ये हो रहा है और जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय ने करीब 190 थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। निजी क्षेत्र और आईआरसीटीसी की भागीदारी से इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यात्री माल ढुलाई खंड के बाद रेलवे पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जिसमें लगभग 190 ट्रेन आवंटित की गई हैं। भारत गौरव ट्रेन भारत की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होंगी, जो निजी क्षेत्र और आईआरसीटीसी के जरिए संचालित होगी। भारतीय सेना के नायकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। लद्दाख के गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से
सम्मानित किया गया। नायब सूबेदार नुडुराम सोरेन, हवलदार के पिलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के सिपाही ब्रजेश कुमार को साल 2018 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान A++ श्रेणी के आतंकवादी को मौत के घाट उतारने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना रियल टाइम कनेक्टिविटी के लिए GSAT-7C सैटेलाइट और ग्राउंड हब GSAT-7C सैटेलाइट और ग्राउंड हब की खरीद करेगी। सैटेलाइट का पूरा डिजाइन, विकास और लॉन्चिंग भारत में होगी, जो हमारे सशस्त्र बलों की क्षमता को काफी बढ़ाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और परिचालन से संबंधित जरूरतों के लिए 2236 करोड़ रुपए के मेक इन इंडिया की श्रेणी में SDR की रियल टाइम कनेक्टिविटी के लिए GSAT-7C सैटेलाइट और ग्राउंड हब के लिए वायुसेना का खरीद प्रस्ताव किया था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की है और राज्य सरकार को हर संभव सहयोग और मदद का आश्वासन भी दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बारिश और बाढ़ से हुई जानमाल की क्षति और फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई और मदद का आश्वासन दिया। कर्नाटक में नवंबर के महीने में 271% से अधिक औसत बारिश हुई है, जिसके चलते अब तक 24 लोगों की जान भी जा चुकी है और बारिश से 5 लाख हेक्टेयर में फैली फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के साथ 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इससे पहले उन्होंने कानपुर के नामदेव गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो के 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पहली बार इस क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला गया है, जिससे देश के सबसे गरीब तबके तक अंतरिक्ष कार्यक्रमों का लाभ पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 25 नवंबर से ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। साथ ही इंदौर के पाटलपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन करने का फैसला लिया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली मेट्रो के 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर चालक रहित ट्रेन परिचालन का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी 25 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी 6 दिन की भारत यात्रा पर कोच्चि पहुंची। वो केरल के कोच्चि और कुन्नूर का दौरा करेंगी। साथ ही भारतीय नौसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड की समीक्षा भी करेंगी। और देश और राज्यों की बड़ी खबरों के बाद एक नजर दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के बीच भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच की बैठक हुई। दोनों नेता उन मुद्दों पर बातचीत को सहमत हुए जो द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले मौजूदा और उभरते मुद्दों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस साल $100 अरब के पार होने की संभावना है। चीन के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की वापसी पर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि चीन ने दक्षिण कोरिया और कुछ अन्य देशों के छात्रों की वापसी की अनुमति देने के बाद
अब आसियान देशों के छात्रों की वापसी का फैसला किया है। आसियान चीन संवाद संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित आसियान चीन विशेष आभासी शिखर सम्मेलन के संयुक्त बयान में यह कहा गया कि दोनों पक्ष शिक्षा पर सहयोग बढ़ाना जारी रखेंगे, जिसमें आसियान सदस्य देशों के छात्रों का चीन में जल्द प्रवेश बहाल करना भी शामिल है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा न करने की सलाह दी है। यूरोप में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने यह सलाह दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने नागरिकों को यह चेतावनी दी थी कि बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के कारण जर्मनी की यात्रा न करें। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की सलाह पर यह परामर्श जारी किया गया है। इस केंद्र का कहना है कि जर्मनी में मौजूदा स्थिति के कारण पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों को भी कोविड-19 के वेरिएंट से संक्रमित होने और इसे फैलाने का खतरा हो सकता है। ब्रिटेन ने भारत में निर्मित कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए कोविड वैक्सीन की स्वीकृत सूची में शामिल कर लिया है। इस कदम से ब्रिटेन की यात्रा करने वाले दोनों टीके लगा चुके भारतीयों को अब अधिक फायदा होगा। उन्हें अब रवाना होने से पहले पीसीआर टेस्ट कराने अनिवार्य यात्रा लोकेटर आवेदन पत्र में घोषित पते पर एक तरह से क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं होगी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से की गई थी। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति संबोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ भी किया जाएगा। इस दौरान सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारें, शिक्षण संस्थान और नागरिक ऑनलाइन माध्यमों से राष्ट्रपति के साथ प्रस्तावना का पाठ कर सकेंगे। इस मौके पर संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के पोर्टल की भी शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर पहुंचे। यहां उन्होंने कपिलवस्तु महोत्सव में हिस्सा लिया। ग्राम प्रधानों और मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये गौतम बुद्ध की धरती रही है। गौतम बुद्ध ने महत्वपूर्ण समय यहां गुजारा है। आसपास के जिले के लोग यहां आकर संस्कार और सद्भाव के रूप में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही भगवान राम और कृष्ण का जन्म हुआ है। उनके पास में कबीर की धरती है। आध्यात्म और धर्म की ये धरती हमेशा से ही युवाओं को प्रेरणा देती रही है। कई बड़े देशों की आबादी जितनी है उससे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की है और इसीलिए इस प्रदेश की आध्यात्मिक संस्कृति, शौर्य, वीरता, हमारी पुरातत्व संस्कृति, संस्कार, विचार आज संपूर्ण भारत को नहीं पूरे देश और पूरे विश्व को संदेश देते हैं। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जन्मदिन भी था। इस खास मौके पर देश के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में उनके विशेष ज्ञान और सदन की कार्यवाही के कुशल संचालन के लिए सभी उनका सम्मान करते हैं। उनके दीर्घायु होने की मैं कामना करता हूं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डालते हैं आज की गतिविधियों पर एक नजर। आज से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और उसे संबोधित भी करेंगे।
कल वो हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगे। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के तिरुपुर जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के तिरुपुर आज जाएंगे और दोपहर करीब 3:30 बजे नए जिला पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इरोड, तिरुनेलवेली और तिरुपत्तूर में पार्टी के जिला कार्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे और शाम के वक्त एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन के इतिहास से जुड़ी जानकारी के बारे में और आपको बता दें कि इतिहास के पन्नों में 24 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 24 नवंबर वर्ष 1881 में छोटू राम का जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ। उनका असली नाम राय रिछपाल था। सर छोटू राम ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनेता और विचारक थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के गरीबों के हितों के लिए काम किया। चौधरी छोटू राम ने अनेक समाज सुधारक कानूनों के जरिए किसानों को शोषण से निजात दिलवाई। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। 24 नवंबर वर्ष 1969 में अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती के अवसर पर आज ही के दिन इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा दिया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के क्षेत्र में यह विशिष्ट स्थान पाने वाला विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा उत्कृष्टता के लिए संभावित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय NAAC नाक द्वारा A++ ग्रेड से मान्यता प्राप्त है। 24 नवंबर वर्ष 1989 में चेकोस्लोवाकिया में एक नए युग की शुरुआत हुई। पार्टी प्रमुख मिलोस जेक्स ने आपात मीटिंग बुलाई और पोलित ब्यूरो के सभी 24 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इस आंदोलन के नायक अलेक्जेंडर डब्सेक निर्वासन से देश लौट आए और राजधानी प्राग में उनका जोरदार स्वागत किया गया। 1 महीने के बाद डब्सेक को नए प्रशासन का प्रमुख चुना गया। इसके साथ ही चेकोस्लोवाकिया में वेलवेट क्रांति पूरी हो गई। तो इतिहास को हमने जाना और इतिहास के बाद अब बात सेहत की। जीवन का आनंद तभी है जब सेहत दुरुस्त हो। स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए नियमित व्यायाम और योग के साथ ही हमारी सुबह की शुरुआत होनी चाहिए। और आपके पास इसका समय भी नहीं है अगर, तो कम से कम आप वॉकिंग यानी टहल जरूर सकते हैं। व्यायाम और योग हमें न सिर्फ सेहतमंद रखते हैं बल्कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हमसे कोसों दूर रखते हैं। और अब कटी चक्रासन की हम आज बात करने वाले हैं। तो इस आसन को नियमित करने से डायबिटीज की समस्या दूर होती है। इसके साथ ही कटी चक्रासन करने से कब्ज की परेशानी और श्वास संबंधी रोग को दूर करने में भी मदद मिलती है। आप भी देखिए कैसे किया जाता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, पैरों में कंधे जितना अंतर दें। सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथों को कंधों की सीध में ले आएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से शरीर को बाईं दिशा में मोड़ें। बायां हाथ सीधा, दाहिना हाथ कंधे की सीध में मोड़कर रखिए। धीरे धीरे वापस आएं और यही अभ्यास दूसरी दिशा में। कोशिश करें निचला भाग ना मुड़े, ऊपरी भाग से क्षमता अनुसार मुड़े और हाथों को सीधा रखें। अगर आपके शरीर में कंधों में ज्यादा दर्द है तो आप अपनी क्षमता अनुसार हाथ को वहां तक लेकर जाएं और धीरे से वापस आ जाएं। अब हाथों को वापस ले आएं और अब धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। तो पराक्रम, ये कटी चक्रासन देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन हम जैसे बोलते हैं ना सिडेंट्री लाइफस्टाइल या बैठे बैठे या खड़े खड़े काम करने के बाद, ये आसान सा लगने वाला आसन भी हो सकता है शुरू में लोगों को थोड़ा तकलीफ दे, क्योंकि वो उतना स्ट्रेचिंग हमारे बॉडी पार्ट्स की होती नहीं है। इसलिए धीरे धीरे ही शुरुआत करें और इसके तमाम फायदे हैं जो हमें मिल सकते हैं। और प्रीति, मुझे लगता है जब हम बात योग की कर रहे हैं तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप उसको लेकर के नियमित रहें। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज शुरू किया और कल आपने छोड़ दिया, क्योंकि नियमित यदि आप करेंगे तब जाके आपको योग के ठोस और सकारात्मक जो परिणाम है वो आप उसके देख सकते हैं, क्योंकि भारत के इस योग को आज तो पूरी दुनिया अपना रही है और इसीलिए तो हम छोटे बहुत छोटे जरूरी है कि इसका पालन और हम कोशिश भी यही करते हैं पराक्रम की
छोटे आसन और बहुत आसान आसन आपको बताएं, ताकि आप काम के बीच में ब्रेक, चाहे वो घर में काम कर रहे हो आप या घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस जाके काम कर रहे हैं, बीच में आप छोटा सा एक ब्रेक ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम टाइम ना होने का बहाना बनाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करेंगे। बिल्कुल, इसलिए हमने प्रीति आज के हेल्थ के सेगमेंट में आपको ये सलाह दी है कि योग और व्यायाम तो बहुत जरूरी है। यदि ये भी ना कर सके तो कम से कम आप वॉकिंग जरूर करें, कम से कम टहलने के लिए जरूर निकले। इसी के साथ घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं सुरीले संगीत के साथ। तो प्रीति, हमारे आज के कलाकार कौन है? और आज के कलाकार में अपनी संगीत में कला को दिखा रहे हैं सरोद वादक प्रभात कुमार, और तबले पर उनके साथ है अख्तर हसन। इसी के साथ आप मुझे और प्रीति को दीजिए इजाजत। इस आज की कला का आप आनंद लीजिए। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी हेलो इंडिया में सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।